प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अदलिया के हवाले से सेनेट में काफ़ी तकारीर की गई हैं। सेनेटर्स की जानिब से तलाल चौधरी साहब की तरफ से, फैसल सब्जवारी साहब की तरफ से, ख़ुद लॉ मिनिस्टर ने भी इस मौजू पर गुफ्तगू की है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तकरीर की है। तो बहुत सारी तकरीरें आज अदलिया के मामले पर हुई हैं। कुछ लोगों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है, कुछ अदलिया की हिमायत में खड़े हुए हैं। अब ज़ाहिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो सब जुडिस मैटर हैं उसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जा सकता है, सेनेट में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इस पे रूल जो हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के वो क्या कहते हैं, ये एक अलग सवाल है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तनाव की सी कैफियत है, लेकिन ये एक पार्लियामानी डिस्कशन भी हो सकती है। तो ये क्या है एक्चुअली, एक तो हम आज प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं और इसी से आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर कुछ और मौज़ूआत पे आते हैं। डिफेमेशन लॉज और उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर हैं बराए मॉनेटरी इंप्लीमेंटेशन। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, आपको भी खुशामदीद। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूँ जो आज गुफ्तगू हुई है, सेनेट में तकारीर हुई हैं, उसके कुछ हिस्से आप सुन लीजिए जरा। वो असूल, वो कानून जो पूरी दुनिया में जिस पर लोग अब किसी किस्म का नोटिस करते ही नहीं है, उसका सहारा लेने की बजाय अपनी अदालती कारकर्दगी से अपना आपको वकार बेहतर करे। आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें प्लीज। अगर हमने माजी के वो खोलने हैं, तो औराक खोलने हैं, पुलंदे खोलने हैं, तो शायद जो है ना वो इस पार्लियामेंट में कमजोरी अगर वहां पे थी या कमजोरी अगर वहां पे भी है, कमजोरी यहाँ पे भी है। मगर खुदा के वास्ते एक इतने बड़े अदारे को इस तरह से रुसवा न कीजिए, या इतने बड़े अदारे को इस तरह, उनके मेंबर्स को इस तरह से खराब न कीजिए। इरशाद आरिफ साहब, इस जुडिशरी वर्सेस सेनेट क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? असद साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के हवाले से। जब मैं सोचता हूँ कि ये वो जमात है जो माफ़ी मांग चुकी है इस बात पर कि इसके मेंबरान ने, कारकुनों ने, लीडरों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे सज्जाद अली शाह साहब, उन पर हमला किया था, उन्हें अपना कोर्ट रूम छोड़ के जाना पड़ा था। और उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये माफ़ी तलाफ़ी करते रहे, माज़रतें करते रहे कि हाँ वो हमारी गलती थी, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम लीग हो या कोई भी सियासी जमात हो, उन्हें मालूम है कि जब वो निशाना बनते हैं किसी फ़ौजी आमिर का, किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत का, तो ये अदालतें ही होती हैं अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद जो इनको रिलीफ़ फ़राहम करती हैं। आप देखें कि हुदैबिया पेपर मिल ने रिलीफ़ कहाँ से मिला था। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जलावतनी जब अख्तियार की थी, उससे पहले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते थे उनको सज़ा दिलवाना, वो एक अदालत थी सेशन जज की, सीनियर सेशन जज की, जिन्होंने वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी थी। और हाई कोर्ट में जाके उनका केस जो था वो काफ़ी हद तक उनके हक़ में हो गया था। तो आज अगर ये बातें वो कर रहे हैं, या तो ये हो कि हमेशा के लिए आपका ये मौक़िफ़ हो और आपको जब इक़्तिदार मिला हो आपने अदालती निज़ाम को बेहतर करने की कोई कोशिश की हो, कोई संजीदा कोशिश की हो, आपने जो ताख़ीर होती है मुकदमात में वो आपने उसका कलाकमा किया हो, ये जो इन्फ्लुएंस होता है अदालती मामलात में उसका कलाकमा किया हो, आपने अदालतों को, अदलिया को और जजेस को कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया हो कि गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी क़ुव्वतें उन पर जो दबाव डालती हैं उसका आपने कलाकमा किया हो, सद्देबाब किया हो। ये तो आपने किया नहीं। आप इस वक्त भी इक़्तिदार में हैं, आपको अगर कोई शिकायत हैं अदलिया की तरफ से, और ये आप किस वक्त कर रहे हैं जब अदलिया अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, जब वो बैरूनी मुदाखलत को रोकने की कोशिश कर रही है, जब वो बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ और बैरूनी जो प्रेशर है उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश कर रही है, उस वक्त आप उसके पीछे पड़ गए हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सेनेट में या कौमी असम्बली में अदालतों के ख़िलाफ़ बात करने की रिवायत आपने कायम कर दी, तो उसके बाद बनेगा क्या कि एक ऐसा सुतून जो कमज़ोर होने के बावजूद आपको हमेशा पॉइंट है, क्योंकि इसमें आप जो कह रहे हैं कि जी
कि अदलिया के खिलाफ अगर रवायत कायम हो गई तो इसमें रूल्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन पे दिखा भी दूं कि जो कौमी असेंबली के रूल्स हैं, रूल 31(3) वो ये कहता है कि अगर कोई भी रुकन तकरीर करते हुए अदालत में जेर समात किसी मामले पर बहस नहीं करेगा, ये कौमी असेंबली के रूल्स हैं। और सेनेट के रूल्स जो हैं 226 ये बता रहे हैं कि अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट डिस्कस एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मामला जो कि सब जुडिस मैटर्स हैं, यानी तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस ले रखा है, उसको बुनियाद बनाकर उस पर गुफ्तगू होगी, तो क्या ये गुफ्तगू हो सकती है? डॉक्टर जरका साहबा, ये आप सेनेट में मौजूद थी, ये गुफ्तगू तो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी सेनेट में, या होनी चाहिए थी? रूल्स क्या कहते हैं, या इसको पॉइंट आउट किया गया सेनेट में? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि हम तो कल देख रहे थे शशतर होके कि किस तरह पूरे ट्रेजरी बेंचेस जिस किस्म की ऑल फॉल और जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि जी वो ही पवित्र है, बाकी सब खराब है, अदलिया के ऊपर जिस तरह के अटैक किए, जिस किस्म की गलत बयानी की। मैंने आज उनसे ये कहा कि अगर कोई आपको जानता ना हो तो पहली दफा आपकी तकरीर सुन के बोलेगा हाँ हाँ बड़े रास्तबाज हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने मौलाना अबू हनीफा के बड़े एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन मैंने कहा आपका तो कॉल और फेल नहीं मिलता। हम आपको जानते हैं और पाकिस्तान की अवाम आपको जानती है कि आप जिस किस्म की गलत बयानी कर रहे हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया पे अटैक किए, आप वो लोग हैं जो हर बार अपनी मर्जी के जब तक कानून का नतीजा ना आए तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होता। नैब के आपने कानून बदलवाए, तो ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से और जिस तरह से जो कायम मकाम चेयरपर्सन साहिबा थी, जिस तरह से उन्होंने बुलडोज किया, उन्होंने कल हमें बोलने नहीं दिया। यानी वो फैसल वाडा साहब और इरफान सिद्दीकी साहब और ऐसे ऐसे कल हमने भाषण सुने कि हमारे तो कान लाल हो गए। लेकिन शेरी रहमान साहिबा जो एक्टिंग चेयरपर्सन थी, एक आदमी को उन्होंने खड़े नहीं होने दिया। कल हाउस बिजनेस था ही नहीं, मेरा कॉलिंग अटेंशन था, वो भी बुलडोज कर दिया। यानी जो कल के हालात थे और आज के भी हालात थे, इस तरह के हमने पहले नहीं देखे। इंतहाई अफसोसनाक। और आजम नजीर तारड़ साहब जिस तरह से हर काले सफेद को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये सब ठीक है और मैंने चेक कर लिया है, हम बोल सकते हैं। मेरा मतलब है ये वजीरे कानून है, ये लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं। यानी वो कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा, जरा उसको भी जहन में रखें कि माजी में जो दूसरी सियासी जमात करती रही है। तो राना साहब, अब माजी में जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ हो रहा है, क्या आज का होना माजी में किए गए गलत काम को जस्टिफाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमने हमला किया सुप्रीम कोर्ट में, शायद ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, उसको किसी ने ओन नहीं किया था और हम कंडेम करते हैं, और वो अब उस बात को गुजरे तकरीबन 25 साल से भी ज़ायद जो हैं वो हो गए, और कोई उसकी ओनरशिप PMLN ने बड़ी कोई कभी खुशी से नहीं कहा कि हमने किया था, वो एक गलत अमल था और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अभी आप हालिया तारीख में अगर देख लेते हैं तो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की और बड़ी अच्छी की। देखें, एक जमात इस फेवर में थी कि फ़र्द वाहिद जो है वो सुओ मोटो ले, फ़र्द वाहिद जो है वो बेंच फिक्सिंग करे, फ़र्द वाहिद जो है वो गुड टू सी यू कहे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अदालत ने सुओ मोटो लिया है एक मामले में। नहीं, अगर तौहीन अदालत के मामले में अदालत ने उसी कमेटी से जिसको रेफर कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं, अगर वो बना दिया है तो उस मामले को अदालत में सेटल होने देना। मैं इस पे बात में देखे ना, हमने तो फ़र्द वाहिद से उसको एक और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेके आए और वो बाद में एक्सेप्ट भी हो गई कि अब 3 मेंबर की कमेटी होगी जो सुओ मोटो को देखेगी, बेंच बनाने में भी जो है मुशावरत होगी, और फर्द वाहिद से ज्यादा उसी के तहत अच्छा अब उसी के तहत हुआ ना, ठीक है हुआ। अब इसके अंदर हमारा क्या मौक़िफ़ है? इसके अंदर जो आपका मौक़िफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, तौहीन अदालत पे हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसका भी कोई कानून नहीं है, सिलेक्टिव है, जिसका जो मर्जी चाहे वो कर लेता है। अब आप तारीख निकाल के देख लें, कौन तौहीन अदालत के किसने सज़ा काटी तौहीन अदालत की? आप मुझे बताएं, क्या PTI ने कभी तौहीन अदालत नहीं की? और अगर की तो क्या उनके ऊपर उस तरह से नज़रसानी हुई जिस तरह से PMLN के ऊपर हुई? तो इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी करे। ये फैसल वाडा साहब तो PMLN के नहीं है ना जी? नहीं, देखें, निज़ाम ये होना चाहिए कि कोई भी करे, अगर कोई करता है
तो वो अकाउंटेबल हो। और देखें बात यही है ना, आज जो तकरीरें हुई वो यही 2-3 चीजें उसमें बात हुई कि हर अदारे को अपने मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। क्या इदारा अपने मैंडेट में नहीं है? नहीं, देखें अदारा अगर इदारे ने सुमो तो लिया है एक तौहीन अदालत के मामले पर, तो वो सबजुडिस मैटर है, वो अभी कोई गिल्टी करार नहीं दिया हो सकता है कि वो साबित हो कि उन्होंने तो तौहीन अदालत की नहीं है, लेकिन इस पर तकरीरें करने की क्यों जरूरत पेश आई? सवाल ये है। अगर अदालत कहे कि ये जो जितनी ऐसे कमेंट्स पास करे कि जिससे एक जो एग्जिस्टिंग प्रोपेगेंडा उसको फरोग मिले, तो ये क्या है? तो फिर आपके ख्याल में सेनेट या कौमी असेंबली में फिर तकरीरों का महाज खोलना दुरुस्त है आपके? देखिए जस्टिफाइड नहीं, सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर हर मामला डिस्कस हो सकता है जो नेशनल नौयत का हो। अगर तो स्पेसिफिक केस के ऊपर कोई कमेंट्री हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जेनेरिक बात हो रही है, अगर उस केस के अंदर ऐसा कोई मुद्दा है जो कि नेशनल नौयत का है, तो उस पर तो बात की जा सकती है। उसके अंदर तो कोई उस केस की स्पेसिफिक्स के ऊपर नहीं की जा सकती, लेकिन जेनेरिकली सर इसको एजेंडे पर लाना क्यों पड़ा इस मौजू को? देखें क्या वजह है कि इसको एजेंडे पे लाना पड़ा? मैं समझता हूँ बड़ा अहम मौजू है ना, हर अदारे को अपने मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। नहीं है हर अदालत को अदालत नहीं है? हाँ नहीं, अदालत मैंने आपको बताया ना मसाले दी कि वो मसाले ठीक नहीं है। आज तलाल चौधरी साहब ने एक इंकशाफ भी किया है, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की गई कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करो तो पार्लियामेंट चले जाओ वरना फिर घर जाओ। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। इसके भी गवाह आजम नजीर तारड़ साहब और कामरान मुर्तजा साहब है। अब अच्छा शाह साहब, इसमें अब हैरत की बात तो यह है कि पूरी अपना वो टेन्योर जिसमें वो नाअहल रहे, इलेक्शन पार्लियामेंट में ना आ सके, इलेक्शन लड़ सके, उसके बाद आज वो इंकिशाफ कर रहे हैं, तो उस वक्त भी इंकिशाफ कर सकते थे। इस इंकिशाफ या दावे को आप कैसे देख रहे हैं? पहली तो बात यह है, फारसी में कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए अपने नाक पर रसीद करना चाहिए। जब वो केस लड़ रहे थे तौहीन अदालत का, उन्होंने केस बाकायदा लड़ा ना, उसके बाद उनको सज़ा हुई, तो उस वक्त ये इंकिशाफ कर देते, अदालत के सामने कहते कि जनाब आप तो मुझसे ये तकाजा कर रहे हैं और मुझे आप सज़ा देना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन डिफेंस होता आपके पास। कम अज़ कम अदालत फिर भी आपको सज़ा दे देती। आप तो गवाह होते इस बात के कि एक जज ने, और वो चीफ जस्टिस भी था, उसने एक शख्स को जो मुल्ज़िम था उनका, उसको धमकी आमेज़ पैगाम दिया और जब वो नहीं माना तो उसको सज़ा सुना दी, तो ये तो उनका केस मजबूत होता। आज को ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुनियादी मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी फ़र्द की बात नहीं हो रही। बात राना साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो 97 में हुआ, अदालत पर हमला हुआ, उसकी हमने माज़रत की। मैंने ये बात ताने के तौर पर नहीं दी थी, मैंने कहा एक ऐसी जमात जो ख़ुद शर्मिंदगी महसूस करती है एक वाक़े पर, आज वो फिर वही रवैया अख्तियार कर रही है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दावा उसका ये है कि वो सबसे बड़ी विक्टिम है इस सिस्टम की, जिसमें इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें मजबूत अदलिया नहीं है, जिसमें इंसाफ नहीं मिलता। अगर वो अदलिया खड़ी हो गई है, वो इंसाफ देने की कोशिश कर रही है, वो अपने अंदर होने वाली मुदाखलत को पसंद नहीं कर रही और वो मदद चाह रही है जमहूरी कुव्वतों से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको मतून करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है महाज खोल देना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में, सेनेट में तकरीरें शुरू करवा दी जाएं। ये तो उसको कमज़ोर करने की कोशिश है। तो मेरे लिए अफसोस की बात यही है कि एक तरफ हम ये रोना रोते हैं कि जनाब अदलिया मजबूत नहीं है, जनाब सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं है, पार्लियामेंट मजबूत नहीं है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम खुद ही इस्तेमाल होते हैं, हम स्पेस दे रहे होते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों को। और जो कुव्वतें, जो इदारे आइन के तहत आइन की प्रोटेक्शन के लिए, जमहूरियत की प्रोटेक्शन के लिए, पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन के लिए मुफीद हैं, उनको कमज़ोर करने का सबब बन रहे होते हैं। आज ये बात नोट कर लें, आज ये जो कुछ कर रहे हैं कल को इसी पर पछता रहे होंगे। इमरान खान साहब आज तक ये कहते हैं कि जनाब काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
उस वक्त उनको कोई ये समझाने वाला नहीं था। आज जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और कल को ये इजहार बरात करेंगे, ये कहेंगे कि जी हम तो नहीं चाहते थे लेकिन हमसे ये कराया गया, तो वो वक्त आने से पहले बेहतर नहीं कि अभी समझ जाएं, अभी कोई ऐसी कानून साजी करें कि ये मुदाखलत का रास्ता भी बंद हो और इंसाफ। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो भेजना ही नहीं चाहता था। जी बिल्कुल जी, तो आप पछताने का क्या आप कह रहे हैं कि वो ना हो कि कल को आपको भी पछतावे का सामना करना पड़े। एक चीज डॉक्टर जरका साहबा, अभी जो राना साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि ये क्या इत्तेफाक है कि सिर्फ नून लीग के लोगों को ही आज तक तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा हुई है, तहरीक इंसाफ वालों को नहीं हुई, तो इस पर आप क्या कहेंगी? ये महज इत्तेफाक है या कोई और वजह है? देखिए, मैं एक और बात पे याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले साल जब अपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, एक बहुत बड़ा धरना हुआ था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें मरियम नवाज, जिसमें ये सारी पार्टियां इकट्ठे होकर इन्होंने बाहर जिस किस्म की थ्रेट्स दी थी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को, वो भूल गए और पीटीआई को उधर सड़क पे आने पे हमें पुलिस पकड़ के हमें डंडे मारे गए और इनका मौलाना साहब का हजारों का मजमा वहां आके उसको पाक किया गया, हुकूमती बसों में लाया गया। तो ये इनकी तो रविश मलिक कयूम से लेकर अभी तक जो चल रहा है, निहाल हाशमी टांगे तोड़ देंगे, और ये सारी इनकी बातें, इनका सारा चक्कर ये है जी कि अभी इक्तदार मिला हुआ है और उन्होंने राना सनाउल्लाह ने सीधा सीधा कहा था कि या तुम होगे या हम होंगे। उनको पता है कि अगर अदलिया, क्योंकि इस वक्त अदलिया खड़ी हुई है, पहले अगर इनको तौहीने अदालत हुए, गलत हुए, तो हम इनके साथ खड़े हैं, अगर इनके साथ ज्यादती हुई हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर अब अदलिया में कुछ बहादुर अफराद खड़े हो गए हैं हक और सच के लिए, तो ये अपनी गुलामाना सोच और अपने जाती मफाद के लिए अदलिया को फिर भीड़ चढ़ाएंगे अपने जाती मफाद पे, तो हम इसके साथ नहीं खड़े और हम अदलिया के साथ खड़े हैं, वो अदलिया जो हक और सच के लिए खड़ी है। ठीक है, चलिए, मैं चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं इरशाद साहब से सिर्फ एक कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर इरशाद साहब नहीं होंगे हमारे साथ, मैं फिर राना साहब आपके पास आ जाऊंगा। इरशाद साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब मीटिंग्स हैं और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ देर में, आप क्या समझते हैं कि ये कोई इत्तेहाद बन सकता है या अब एक इस बात का इम्कान पैदा हो रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए मौलाना? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए ऑप्शन एक ही रही है। अगर केपीके के गवर्नर मौजूद रहते और उनकी जगह पे जनाब कुंदी साहब ना आते या कोई दरवाज़ा खोलती हुक्मरान इत्तेहाद उनके लिए, तो शायद वो उसी रास्ते में खड़े रहते और इधर उधर देखते रहते। लेकिन चूँकि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, बज़ाहिर यही लग रहा है, केपीके में हुकूमत उनको कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, पंजाब में उनके पास कुछ है नहीं जिसकी बुनियाद पर उनको कुछ मिल सके। तो इस बुनियाद पर मेरे ख़्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने के लिए भी मजबूर हैं उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए, और अगले इलेक्शन में उन्हें मालूम है कि जी मकबूल बयानिया क्या है जिसकी बुनियाद पर मैं अगले इलेक्शन में कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो उनकी अब मजबूरी है कि उस इत्तेहाद की तरफ जाएँ, उसी से उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद से उन्हें कुछ मिलने की एक सियासतदान के तौर, मैं कोई ये इस अंदाज में बात नहीं कर रहा गिव एंड टेक की, लेन देन की, बल्कि ये है कि एक सियासतदान को जो चाहिए होता है सियासी महाज पर, वो उस इत्तेहाद से उनको मिल सकता है। इस इत्तेहाद से उनको मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं रऊफ हसन साहब के साथ जो कल वाक़या पेश आया था, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, तहरीक इंसाफ क्या डिमांड कर रही है, हुकूमत इस पर क्या राय रखती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रऊफ हसन साहब को कल कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उनको चेहरे पर कट आया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, एक सादा मामला नहीं है। इसको राना साहब कैसे आप देख रहे हैं?
देखें, बात यह है कि नहायत ही कंडेमेबल वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या है, और हम दुआगो हैं कि जो उनके ज़ख़म हैं वो जल्द भर जाएंगे। और बात यह है कि किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा वाक़या हो तो उसको आप कंडेम, लेकिन एक ये इस इंसिडेंट को 25 करोड़ अवाम ने देख लिया, उसकी वीडियो CCTV फुटेज आ गई, वो रिकॉर्डिंग्स देख बड़ी हैरत की बात है चंद ख्वाजा सराव को हुकूमत अभी तक पकड़ नहीं सकी। नहीं, देखिए बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि उस बुनियाद के ऊपर आप अपनी सियासत चमकाना शुरू कर दें। उस मतलब नहीं, इसकी सियासी मुहर्रिकात नहीं है आपके ख्याल में? मैं नहीं समझता सियासी मुहर्रिकात। आपके ख्याल में जाती कोई मसला है उनका? जो भी देखे सबने देखा ना, अब वो उसके पीछे आप यानी कि साजिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों को किसी ने भिजवाया कराया, ये तो कोई तुक ही नहीं बनती। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान हैं, क्या आप कह रहे हैं कि सियासी मुहर्रिकात नहीं है? देखिए, इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ हादसा होते हैं कि मेरी गाड़ी का कोई गाड़ी मार जाए। सर, ये राह चलता का हादसा है। मेरी गाड़ी में कोई गाड़ी मार जाए, मैं वहां खड़ा होकर वीडियो बनाना शुरू कर दूं, देखें जी ये PTI वालों ने मेरी गाड़ी को मार दिया और ये देखें क्या हो गया। ये तो इसी तरह ही है ना, कोई लिंक ही नहीं बनता तो आप इसको लिंक। और ये उसी तरह ही है कि जिस तरह जिले शाह की वफात हुई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, और लेकिन उसके ऊपर कैसा प्रोपेगेंडा PTI ने किया था, पूरी कौम को जो है उन्होंने कहा जी ये, और बाद में उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं उस मौक़िफ़ के साथ खड़े, और बाद में पता चला कि वो PTI के कुछ वर्कर्स की गाड़ी के साथ ही हादसे में आके। तो कहने का मतलब भाई छोड़ दें प्रोपेगेंडा, अभी आ लेने दें हकायक। अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो सामने आ जाए। आप ये इसको देख रहे हैं कि ये राह चलते को तू तकार हुई है और उसके नतीजे में लड़ाई हो गई है और उसके नतीजे में चंद ख्वाजा सराव ने उन पर हमला कर दिया। देखिए, ये कोई प्री प्लान चीज नहीं थी, कोई साथ में पहले से अपने पास ब्लेड रखकर नहीं लाया हुआ, नहीं हो सकता, कोई चादर पहन के अपने आप को छुपाकर कोई इस नियत से नहीं आया हुआ था। आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये तो अब तहकीकात बताएंगी ना, लेकिन वो जो कह रहे हैं तहकीकात कैसे होंगी? पुलिस करेगी, पुलिस को करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ PTI कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी करें। मेरी गाड़ी में कोई टक्कर मारे, मैं सियासत करने के लिए कहूँ कि ये जो है ये PTI वालों ने मारा है, मेरे पे उन्होंने जानी हमला किया है, और अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, एक मिनट, अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें, तो यार ये कब ये काम मामला? डॉक्टर साहब, ये तो एक राह चलती टक्कर है जो राणा साहब समझते हैं, आप इसकी इंक्वायरी क्यों चाहते हैं? जी बहुत राणा साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं यही कह सकती हूँ, इतनी अच्छी बातें। ये इसी तरह सेनेट में भी यही इनके बयानिए ही बयानिए हैं, लेकिन वजह क्या है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इनके बयानियों पे यकीन नहीं करती। वो जो मैंने पहले कहा था कि कॉल और फेल में इनका इतना बड़ा तसाद है कि पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं आपके बयानिए में यकीन कर रही, क्यों आपको फॉर्म 47 का आपको सहारा लेना पड़ा, एक जाली मैंडेट लेके आप आ गए, आपकी तो 25 सीटें थी, आप काबिज हो गए हुकूमत के ऊपर और अब आपसे कुछ बन नहीं पा रहा। माशाल्लाह, गाड़ी में टक्कर लगना और किसी की इशारा को काटने के लिए कातिलाना हमले, माशाल्लाह क्या बात है, क्या मवाजना किया इन्होंने, मेरा इनको सलाम है। ये इस किस्म की बातें, इसी किस्म की बातें पाकिस्तान को इस नहज पे ले आई हैं। देखिए, आप कंडेम करें, आप कोई हकीकत की बात करें, खुदा न खास्ता किसी के साथ एक 70-75 साल बुजुर्ग के साथ इस किस्म की हरकत हुई है, बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करें, आप उनको कह रहे हैं कि ये उनका कोई जाती मामला है। मतलब क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं आपको? यू आर नहीं, वो कह रहे हैं हम कंडेम तो करते हैं, लेकिन आप इसमें सियासत मत करें, सियासत ना करें। यानी राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर झूठा केस बना तो वो सियासत नहीं थी, उस वक्त कुछ नहीं था। जब इन पे कुछ हो तो वो सही है, वो सियासत नहीं है। जब हम कुछ करें तो वो सियासत है। माशाल्लाह, यही तो जस्ट मलिक कयूम वाली सोच। ये शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो मैं बार बार क्यों जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इनकी तरबियत ऐसे हुई है। जैसे अपने रफीक तारड़ साहब से लेकर आजम नजीर तारड़ और जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, इन सब की सोच यही है। और आप इनके बयान सुने, इनकी बातें सुने, तो ये यही सारा इनकी तरबियत ये। लेकिन सबसे बड़ा सानिया ये है कि इनके इस किस्म के बयानिए ने नून लीग को खत्म कर दिया है। एक जमात जो 40 साल से चल रही थी, नून लीग, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। इनको पंजाब में सर रखने की जगह नहीं है, लाहौर में इनको मैंडेट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये इसी किस्म की झूठी बातें और अपने आप को एक शराब में इन्होंने रखा हुआ है। जी नहीं, देखें, इसकी तारीख है 35 पंक्चर एक झूठा प्रोपेगेंडा था, उसको सच करके बेचा गया, बाद में कहा यह सियासी बयान था।
इसी तरीके से आपने देखा साइफर वाला मामला, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि हम अमेरिकन किसी साजिश में मुलव्वस हैं, वहाँ से फंडिंग आई है, झूठा बयानिया, उसके ऊपर अवाम को इंतशार दिया और दीगर मामलात किए। ओवरऑल आप देख लें कि वो जो जिनसी ज्यादती का जो इल्ज़ाम शहबाज गिल साहब ने लगाया कि उनके साथ हुई, किसी मेडिकल रिपोर्ट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। नहीं, लीडर ने कहा ना, उनके लीडर ने कहा, खान साहब ने कहा था ना, खान साहब ने कहा कि उसके साथ कोई जिनसी जुल्म हुआ है या जो भी हुआ है, तो वो बात जिनसी तशद्दुद की बात हुई, तो वो सॉरी जिनसी तशद्दुद की बात हुई, लेकिन क्या वो मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया? खुद जब इनके साथ वो हादसा पेश आया जिसको हम कंडेम करते हैं, जहां वो फायर हुआ, अपनी हुकूमत थी पंजाब में, उससे मेडिकल एक रिपोर्ट नहीं निकाल सके, लेकिन उसको वो कहा कि जी ये पता नहीं क्या कितनी 3 गोली। तो एक हिस्ट्री है इस जमात की प्रोपेगेंडा करने की, सियासी मफादात लेने की, अवाम को गुमराह करने की। देखें, हम कह रहे हैं कंडेमेबल है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी को अगर ये इसके पीछे कोई जो कहानी ये पेश कर रहे हैं अगर वो सच है तो गलत है, लेकिन उसके शवाहिद कहाँ हैं? अभी तो सबने देख लिया ना, सीसीटीवी फुटेज आ गई, इंतजार कर लें। आप अभी से ही आपने अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया है कि ये इस बेसिस के ऊपर पता नहीं है कितनी बड़ी हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर है तो वो साबित हो जाएगा। अगर हक़ाइक़ को पकड़ना कितना बड़ा मुश्किल काम है, पकड़ना चाहिए। अगर वो वाकई ऐसे लड़ाई झगड़े के हैं और कोई देखें, मैं कह रहा हूं कि फौरन पकड़े जाने चाहिए, फौरन पकड़े जाने चाहिए, ये तहकीक होनी चाहिए, हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए ताकि इस पे झूठा प्रोपेगेंडा ना हो। मैं तो खुद इस चीज़ का मुतालबा कर रहा हूं। मैं जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, तो मैं बल्कि कहूँगा कि ये इसको फौरी तौर पे हल करें, बिल्कुल, और उनसे पूछेंगे भी कि इसको हल करें, लेकिन इस बेसिस के ऊपर। अब मैंने आपको ज़िले शाह की बात बताई, वो कितना बड़ा हमारे पे कैसे ये बरस रहे थे कि जैसे हमने पता नहीं एक, लेकिन क्या निकला उससे। तो मैं समझता हूँ हक़ाइक़ आने दें। इस अवाम को पहले ही तकसीम है, पहले ही नफरत की सियासत, पोलराइजेशन की इंतहा पहुंच गई है, आपने कितना तेल और छिड़कना। ठीक है जी। डॉक्टर साहबा, अभी जो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कुछ देर पहले, शाद आरिफ साहब के सामने सवाल रखा था, मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं, आपकी कश्ती में सवार हो रहे हैं? इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि उनको हुकूमत कहीं नहीं मिली, कहीं पाँव नहीं जमाने की जगह मिली, तो अब वो वही बयानियां लेंगे जिससे अगले इलेक्शन में जा सकते हैं। बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जहां दीदा सियासतदान हैं, बहुत गहरे आदमी हैं। उनको साफ नजर आ रहा है कि जो इस वक्त बयानियां जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, वो जो पीटीएम के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या हशर हुआ है, उनको कहीं एक कुर्सी नहीं। हैरत की बात है कि आप उनको अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी कह रहे हैं, आप उन्हें ऑफर्स भी दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर चलिए, तो एक अपॉर्चुनिस्ट को फिर आपके लोग क्यों मिल रहे हैं जाके? देखिए जी, वो खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, वो तो दफ्तर में आ रहे हैं, और हम देखिए सियासत में हरफे आखिर कुछ भी नहीं होता। और आपने अगर आपका बयानिया मिल रहा है और एक आपके साथ पार्टियां मिलना चाह रही हैं, आप देखिए अचकज़ई साहब भी हमारे पहले एलाए होते थे, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, अब वो वापस आ गए। तो ये तो सियासत का हुस्न है, और हम सब पाकिस्तानी एक हैं। आफ्टर ऑल बयानिए तो बदलते रहते हैं, जिस तरह हमारे राना साहब ने जो बात की ज़िले शाह के हवाले से, मैं ज़िले शाह को जानती हूँ। ज़िले शाह वो बच्चा था जो स्पेशल था, जो हमारे लिए दुआएं करता था। हमारी नज़रों के सामने उसको उठाया गया, पुलिस की वैन में उसको मारा गया और उसको मार के ज़मीन पे फेंका गया। ये इस किस्म की बातें ना करें, ये उसी किस्म का बयानिया जो इन्होंने अभी ज़िले शाह के बारे में कहा है, ये वही बयानिया है जो 10 मई का बयानिया। 1 साल होने के बाद अगर इनका बयानिया सही होता तो 1 साल होने पे इन्होंने सजाएं दे दी होती उन लोगों को जिनको नाहक इन्होंने जेलों में और टेररिस्ट कोर्ट में बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास हकायक है नहीं। अगर ये इतने महान होते, जो ये इतने बड़े बड़े भाषण लगा रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, खवातीन को जेलों में रखा हुआ है, अगर ये सही कह रहे होते तो क्यों नहीं लेके आए अदालतें आपने बंद कपड़ों में चलाई हैं, आपने मुल्जिम को अपना डिफेंस देने की इजाजत नहीं दी, आपने जजों को नहीं बिठाया, आपने लॉयर्स को बिठाए बगैर आपने खान साहब पे तो 200 केसेस में सजाएं भी कई केसेस में दे दी हैं, और वो जो बेचारे सड़ रहे हैं, जो खवातीन और बच्चे, नौजवान और बूढ़े आपने जिनको बंद किया हुआ है, उनकी तो आप ट्रायल भी नहीं कर सके क्योंकि आपके पास कोई शवाहिद ही नहीं है। तो प्लीज इस तरह के बयानिए ना बनाएं। उस बच्चे की आप लोगों को लगेगी, और उस बच्चे के साथ जो जुल्म किया आप लोगों ने, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा।
ट्रायल होना तो एक और पहलू है, लेकिन बहुत सारे इंतज़ामी दहशतगर्दी के ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनका ट्रायल इसलिए नहीं हो पा रहा कि जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे, पंजाब हुकूमत को नोटिफाई नहीं कर रही, और बार बार जो है लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि इनको नोटिफाई करें, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, बल्कि इसके अलावा भी जो बहुत सारे मुल्ज़मान हैं उनके ट्रायल भी सारे रुके हुए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उनको नोटिफाई नहीं कर रही जजेस को। ये मसला कैसे हल होगा? ये देखिए, मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं हम पे प्रेशर होता है, वो नहीं, मेरे ख्याल से ये जो भी मामलात हैं ये जल्दी हल होने चाहिए और ये डिले नहीं होना चाहिए। तो मैं तो मुझे इसकी डिटेल और गहराई नहीं पता कि किन वजूहात की वजह से ये काम रुका हुआ है, लेकिन ये बर वक्त चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर जरका साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गंदम के हवाले से और कुछ और चीज़ें उनके सामने भी रखते हैं, ज़रा हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बप्पी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बप्पी साहब, ये मामला ज़ेर बहस है ही क्यों सेनेट में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमारी सराइकी में एक छोटी सी मजाक है बड़ा कि एक बंदा मेले पे गया तो उसका पर्स चोरी हो गया, तो किसी ने पूछा कैसा था मेला, उसने कहा सारा मेला सिर्फ इस लूटने के लिए बनाया गया था मुझे। आज का जो सेनेट का इजलास कल बुलाया था, हमें था कि जी बिजनेस लाया जाएगा, सारे पाकिस्तान से सेनेटर आए, 2.5-3-4 करोड़ का खर्चा हुआ। जब वहां पे तो जी कोई बिजनेस नहीं है, क्वेश्चन आवर शुरू करते हैं। हमें क्या पता कौन सा क्वेश्चन आया, और सबसे पहले स्टार्ट में फिर फैसल वाडा साहब को तकरीर का मौका दे दिया गया। फैसल वाडा साहब ने आधा घंटा तकरीर की, फिर उसके बाद तारड़ साहब ने तकरीर की, आज फिर तलाल चौधरी साहब ने तकरीर की, फिर उसके बाद सारे करते करते। लेकिन इसमें नुकसान एट द एंड पाकिस्तान का होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या एंड होगा? क्या कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जी कहीं पे पीटीआई को स्पेस अदलिया, जिस तरह अब हो रहा है आज, जैसे साइफर का केस में जमानत खान साहब की होने वाली थी, फिर उसको कर पे रख दिया कि खबरदार ऐसे फैसले नहीं कर रहे। इमरान खान, एक फोटो ने जिस पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जमानत में सिर्फ खान साहब निकल के जमानत बनी गाला चले जाए, ये तो पाकिस्तान हिल जाएगा। सो एवरीबडी नोज कि कहीं जुडिशरी को, तहरीक इंसाफ को स्पेस ना मिल जाए, उसके लिए सारे वो जजेस, अब वो 6 जजेस इस वक्त पूरे निशाने पे खड़े हुए हैं, जितने 6 जजेस हैं। हाँ। और उसके बाद लेकिन आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को कहीं स्पेस ना मिल जाए। हम देख रहे हैं अदालतों से तहरीक इंसाफ को स्पेस भी मिल रही है, फेवर में फैसले भी आ रहे हैं। स्पेस से मुराद है कि टेरियन के केस के ऊपर जो मेंटेनेबल नहीं था उसको कहा जी कोई मेंटेनेबल तब नहीं था, आज अदालतों से फैसले हक में तो आ रहे हैं ना। कौन सी स्पेस? चलिए, चाहे वो मेरिट पर ही होंगे, लेकिन अदलिया से चलिए इंसाफ तो मिल रहा है ना। मैं मानता हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मिलता, लेकिन ये वैसी 203 केसेस है खान साहब पे। कल साइफर में जमानत हो जाती है, अल कादर आ जाएगा, अल कादर में जमानत है तो फिर कोई और आ जाएगा, इद्दत का केस, एक लंबी लाइन है। तो वो कोशिश करेंगे। परवेज इलाही साहब रिहा हो गए, हमाद साहब आज मंजर आम पर आ गए हैं, वो कह रहे हैं मुराद सईद भी आ रहे हैं मंजर आम पर। चीजें बेहतर नहीं हो रही कुछ? अच्छा देखिए, चीजें बेहतर होती तो कल रऊफ हसन का वाकया ना पेश आता ना। आपके हमाद अजहर और मुराद सईद अगर रहना तो रऊफ हसन का वाकया भी देखिए ना। ये बेसिकली वो तो हमारा एक्शन है। अब जब हमाद आएगा उसके बाद पुलिस भी आएगी उसको गिरफ्तार करने के लिए, फिर मुराद आएगा तो फिर भी पुलिस आएगी। सो इश्यूज ये है कि कल जो रऊफ हसन का वाकया था, सिग्नल्स तो अपनी तरफ से हर बंदे को पता चल रहा है कि यहाँ पे आपने सिर्फ जबान खोलनी है और जबान काटने के लिए आ जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। रऊफ हसन साहब का क्या मामला? ख्वाजा सराओं से कोई ख्वाजा सराओं से क्या मामला हो सकता है रऊफ हसन साहब का बेचारे का? इट्स जस्ट आजादी राय। एक बंदा सिर्फ बोलना चाहता है और आपने उसकी जबान बंद करनी। अब वेरी फ्रैंकली कल मैं बैठा देख रहा था, आज सुबह मैं कल रात हॉस्पिटल उसको पूछने गया, आज सुबह मैं उनको सेक्रेटरीट पूछने गया, तो मैंने वैसे जनरल उसका किसी से क्या हो सकता है? ही इज जस्ट, वो एक ऐसी जमात की नुमाइंदगी करता है जो 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है इन अ वेरी सॉफ्ट वे। अगर आपने जानना लोग क्या चाहते हैं तो सोशल मीडिया खोलें, आपको पता चल जाएगा अवाम के जज्बात क्या है। वो तो बहुत माइल्ड मेलो करके उसको ट्रांसलेट करता है, हजूर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर इतने मेलो शख्स के साथ ही हो रहा है तो फिर अवाम की जज्बात जिस दिन तर्जुमानी होगी फिर तो अवाम के फिर तो फड़का देना चाहिए। नहीं, वैसे इतने मेलो नहीं है जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप अवाम को एक दफा स्टडी कर लेना तो असदुल्ला खान साहब, आपको समझ जाए कि अवाम के जज्बात किधर है। आई मीन वेरी फ्रैंकली इस वक्त जो कुछ, मैं हैरान हूं कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन था ना, लोगों ने सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस पे? वो इद्दत और निकाह वाले केस पे। पाकिस्तान की अवाम हर चीज समझती है,
आप उनको भोला नहीं समझ सकते। उन्होंने उस दिन 8 फरवरी इनकलाब इसलिए बर्पा किया था, वाला केस रह गया, बाकी तो इशू यही है ना कि आप कौम को जब आप देखेंगे ना कि आप पाकिस्तान के दुनिया के इतने बड़े लीडर को आपने इस किस्म के केसेस फंसाए, वो समझ जाते हैं कि उसके साथ ही ज्यादती हो रही है, वो उठते हैं। अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर ये डेफेमेशन का लॉट आ रहा है पंजाब में, क्या है, मरियम की वर्दी के ऊपर ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है कि जी पुलिस में जो चौक वॉकआउट नहीं पासिंग आउट परेड में गई है कि ये वर्दी कैसी लग रही थी। उन्होंने कहा जी खबरदार, वो परेशान नहीं, बहुत सारी परेशानी और इशू है सर। देखें पहली दफा जब उन्होंने वर्दी पहनी तो उन पर तनकीद हुई, तो अगर वो उससे परेशान होती तो दूसरी मर्तबा तो ना पहली दफा इतनी दूसरी मर्तबा। उन्होंने कहा ये लामुतनाही सिलसिला वर्दी पहनेगा, इसको यहीं रोका जाए, बीबी बहुत आगे जा रही है, तो इशू इसलिए बनते जा रहे हैं। देखिए ये इसको समझ नहीं लग रही इनके साथ हो क्या रहा है। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर ये मामलात इस तरह चलते रहे, किसानों का इशू अपनी जाए, इकोनॉमिक इशूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तहरीक इंसाफ को ये मुल्क कहीं जाने नहीं लगा। जिन लोगों ने समझना है, आई होप कि वो समझेंगे कि ये मुल्क इमरान खान को बाहर निकाले, बाहर जल्द ही सकता। डिफेमेशन वाले मामले में क्या आपको इतराज आता है? आप मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने या फेक न्यूज को रोकने के लिए आप भी कानून लेकर आए? 10 कानून पहले मौजूद है, उसको अप्लाई करते हैं। एक नया लॉ लाने की जरूरत ही क्या पेश आई ना? डेफेमेशन लॉ आपने पढ़ा, एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल क्या हो सके, उसके 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नॉमिनेट करेगी, चीफ जस्टिस के ये 3 लोग लगा दो, अगर वो नहीं लगाएगा फिर और 3 लोग। वो जो लोग परफॉर्म करेंगे उनकी 6 महीने बाद परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी होगी कि ये जो 3 लोग जो जिसको जज लगाया हुआ है ये परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। आपको 6 महीने की सजा होनी है, 30 लाख रुपए की सजा है। आपने किसी पे बेइज्जती कर दी, उस पे 30 लाख, यानी मैंने कह दिया कि मरियम बीबी यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लग रही, मैं 30 लाख भर के ही आऊंगा। जिसकी हद तक हो गई, जिसने कह दिया कि मेरी हद तक हो गई, उसको जुर्माना हो जाएगा। ये किस किस्म की कानून है? देखिए ये जो ताकत का जोम है ना, ये जो समझा जाता कि इंफॉर्मेशन को रोक लेंगे, अवाम को रोक लेंगे, ये कोई नहीं रोक सका। हमने अपनी गलतियों से सीखा था। हैव दे लर्नड इट? ये तो चले, एक है ये चाइना से एक सॉफ्टवेयर भी, कोई चीज भी, टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, 20 अरब रुपए जो हैं उसके लिए मांगे गए हैं और वो अप्रूव होने जा रहे हैं। तो ये चाइना से भी कोई टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रही है सोशल मीडिया और दीगर चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये भी तो हो रहा है। अरब छोड़े, आप खरबों लगा दें, अवाम के आवाज को बंद करने के लिए एक ही हल है कि आप पाकिस्तान में इंसाफ लेके आ जाए। इंसाफ के लिए ये 7 या 20 किलोमीटर पे एक बंदा बैठा है इंसाफ का तालिब, उसको बाहर निकालें, छोड़े 20 अरब रुपए, कुछ नहीं होने लगा, वो पाकिस्तान को खा नहीं जाएगा। आपने एक्स बंद करके देख लिया, ट्विटर बंद है ना इस वक्त, आप एक मैसेज करें, शहबाज शरीफ कहें इस तरह करो, ट्वीट करो, जिस पे 10,000 मैसेज आएंगे, समझ लग जाएगी आपके अवाम में है कैसी। तो 20 अरब से अवाम को चुप करा लेंगे। इट्स जस्ट मेकिंग देयरसेल्फ ओन स्टूपिड, अपने आप को मौखरी करते जा रहे हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्या मामला है ये? अभी तक आपने नाम नहीं दिया, पहले फाइनल नहीं हो रहा था, फिर आपने शेख वकास हकम का नाम फाइनल कर लिया। क्या तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर है डिसीजन पावर उसकी कि वो उस नाम को लेकर ही नहीं जा पा रही हुकूमत के पास? नाम तो फाइनल हो गया था, पहले ऑब्वियसली मरवत साहब का नाम था, फिर उसके बाद खान साहब ने चेंज करके वकास साहब का नाम किया, पॉलिटिकल कमेटी ने उसको एंडोर्स किया। अब इस वक्त जो अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अब आपको पता है मुस्लिम लीग नून भी तो ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीटीआई से, चाहे दुनिया का ठंडा तरीन बंदा आप लगा दें, पीएसी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। पीपल्स पार्टी के पास जा रही है ये? नहीं, क्यों जाएगी? हमारे पास जाएगी, हमारे 90 से ज्यादा मेंबर है, पीपल्स पार्टी के पास कैसे जाएगी? ऑपोजिशन में हम बैठे हैं, पीएसी ऑपोजिशन के पास, उनके पास कैसे जा सकती है? हैविंग सेड दैट, इशू है कि कोई कमेटी भी नहीं बनी, तो पीएसी कैसे बनेगी? अब क्योंकि बजट आने वाला है, फाइनेंस कमेटी बननी है, बाकी पीएसी बनी, तो वकास साहब का नोटिफिकेशन हमारी वजह से नहीं, अयाज सादिक साहब। लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियली नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं किया। अयाज सादिक साहब आएंगे तो उनको लेटर लिख के उमर यूब साहब जमा करा देंगे, बाद खान साहब ने फाइनल कर दिया। आई हैव नो। लेकिन हम ये खबरें सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ये फैसला कर रही है कि शायद पीटीआई को ये ना दी जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? अगर हुकूमत फैसला कर ले कि मुझे सांस लाने पाबंदी कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हुकूमत है ना। लेकिन एक बात है, एक पार्लिमानी एक नॉर्म्स होते हैं, आपने उस नॉर्म्स को फॉलो करना है, फिर आप नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको जबरदस्ती कानून नहीं है, तो बस एक रिवायत। तो अगर कानून नहीं तो शहबाज शरीफ साहब हमारी गवर्नमेंट पीएससी के चेयरमैन क्यों बने? आपने भी तो फटा डाल दिया, ऐसे तुमदार को डाल दिया था, आपने कहा था नहीं देते, आपने भी यही कहा था कि कोई कानून नहीं है। इतने बड़े आदमी को शख्स जिस पे करप्शन की केसेस थे, लेकिन बिकॉज पार्लिमानी रिवायत हमने कहा भाई तुम बैठ जाओ। अच्छा बपी साहब, 2 चीजें मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो ये जनूबी पंजाब एक सूबा बन रहा था, सेक्रेटेरिएट इनफैक्ट बनाया गया था ताकि उसके लिए अगले मरले की तरफ जाएं, वो सेक्रेटेरिएट बंद हो गया है? बिल्कुल, उस सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया। उसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे रखे गए थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो चुका है। जितने सेक्रेटरीज थे उनको मुल्तान और बहावलपुर से उठा के लाहौर वापस ट्रांसफर कर दिया गया। अब वहाँ पे कोई सेक्रेटेरिएट का ना स्टाफ है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। उसकी वजह क्या है? कहीं खान साहब नंबर न ले जाए। देखिए जनूबी पंजाब की महरूमी मुझसे बेहतर आप अभी समझ सकते हैं कौन बेहतर जा सकता है। खुदा खुदा करके किसी ने हमारी आवाज़ सुनी थी, सेक्रेटेरिएट था, हम लाहौर के धक्के खाते थे। मुझे याद है मेरी
बचपन मेरे वालिद हर महीने अपनी ज़राई इस्लाहत के केस के लाहौर रेवेन्यू बोर्ड जाया करते थे। अब रहीम यार खान से कहीं लोग मुल्तान और भावलपुर जाते थे, बंद कर दिया, कहीं इसका जो क्रेडिट इमरान खान ना लेके चला जाए, क्योंकि अगर ये सेक्रेटरीट चलता रहता और कल कोई सूबा बनाते हैं तो सबसे पहले सेक्रेटरीट फटी तो इमरान खान की लग रही है ना, मतलब वहां पे हम 20 अरब रुपए लगा चुके हैं, ऑलमोस्ट सेक्रेटरीट हमारा मुकम्मल था, इतना जबरदस्त काम चल नहीं, जस्ट बिकॉज इमरान खान इसका फायदा न ले जाए, कल को पॉलिटिकल लीवरेज हो, इसको पहले बंद करेंगे फिर इसको अप्रूव करेंगे और उसकी जगह बदल किसी और जगह बना लेंगे जस्ट बिकॉज के खान का नाम के सेक्रेटरी। अब ऐसे माइंडसेट के साथ ये लोगों के साथ, यानी कि आप मेट्रो बना लें, जो मेट्रो मुल्तान नहीं चल रही, सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया भाई, उसको बस छुट्टी करा दो। मैं क्या इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट क्या होगा? लोग बददुआ करेंगे, हम पहले बददुआ करें, किसान पहले इनके लिए पिट रहा है गंदम की वजह से। सेक्रेटेरिएट देखिए, एक जनूबी पंजाब का इशू क्या था, हम लाहौर से 350 किलोमीटर सफर करके जाते थे, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, होटलों में स्टे होता था, खर्चे होते थे, और काम क्या, 1 साल के लेटर साइन कराना था। वो सेक्रेटरी साहब को हमने 25 या 30 सेक्रेटरीज को आके मुल्तान बिठा दिया, और वो जो अवाम 4 करोड़ अवाम से कहा कि तुम लाहौर नहीं जाओगे तो मुल्तान भावलपुर आ जाओ, नहीं हजम नहीं हो पा रहा ना। जनूबी पंजाब देखे 46 सीटों में से अगर 25-30 सीटें जो पीटीआई जीत जाए तो समझ तो मरियम को लग जाएगी जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाना, क्योंकि कल को वोट नहीं पड़ेगा, और अगर ये सूबा बन गया तो ऑटोमेटिकली सारा सूबा, यानी कि पहले केपी में आया था, अब जनूबी पंजाब ही एक नया केपी ना क्रिएट हो जाए, इस माइंडसेट को कैंसिल करना, उड़ा दो सबको, बात की बात। आपने गंदुम का भी जिक्र किया, गंदुम की अब रिपोर्ट आ गई है, 4 अफसरान जो उसमें जिम्मेदार करार दे दिए गए, भी कर दिया गया है, तो ये आप मुतमईन है, आप बहुत बात कर रहे थे गंदुम पे, मुतमईन कि आप देखें पंजाब में 40 लाख टन गंदम पड़ी थी जब इन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दे दी निगरान सेटअप में, चले जी उन्होंने 24 लाख टन निगरान सेटअप में आया, 10 लाख टन शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसकी हुकूमत में इंपोर्ट हुआ, यानी कि पंजाब में 40 लाख टन पड़ी है, इनकी हुकूमत में 10 लाख टन और आ गई। नहीं, इसमें तो ये कहते हैं कि वो पहले से मुआहदा हो गया, तो रोक लेते ना, आपको डेट, आप पागल थोड़े थे, आपके 1.5 महीने बाद आपकी फसल आने वाली है, आप इंपोर्ट पे पाबंदी रखे, रोक ले, बंद करें। अब हुआ क्या, इस वक्त 2200 रुपए में गंदम आपकी रोल रही है। और मजे की बात देखें, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी पंजाब में 2.5 करोड़ टन के करीब गंदम पड़ी है और कोई नहीं ले रहा, मैं 2,86,000 टन पंजाब से गंदम मंगवा लेता हूं। उसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब में हमारा 300-400 रुपए मन के रेट की इन्फ्लेशन आई। कल बात शहजादी मरियम बीबी ने क्या किया, उसने पंजाब पे पाबंदी लगा दी कि खबरदार पंजाब से केपीके को गंदम गई, और उसका हुआ कि 300-400 जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो अब किसान को नहीं मिल सकता, क्योंकि मरियम की अना बढ़ी है। कहीं अली अमीन गंडापुर या केपी या इमरान खान की गवर्नमेंट इस चीज का क्रेडिट ना ले जाए कि जनाब हमने पंजाब की गंदम खरीदी है, अब वहां पे इस वक्त बॉर्डर बंद कर दिए, वो ट्रकों की बड़ी बड़ी लाइनें बखर डेरा इस्माइल खान लगी हुई है, यानी ना मैं खरीदूंगी ना किसी को खरीदने दूंगी, क्यों, कसूर इमरान खान को वोट दे दिया। इस माइंडसेट के साथ यकीन करें हम मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त किसान झोली उठा उठा के इनके लिए इनको अंदाजा नहीं है अगले 3-4 साल किसान का कितना बड़ा बुहरान है ना। आपकी साल ये गंदम रोल गई है, अगले साल गंदम काश्त नहीं होगी, कपास के लिए गंदम के पास किसान के पास पैसे नहीं है, मुंजी की फसल आपकी रुक जाएगी, एक ऐसा विशेष सर्कल स्टार्ट कर दिया है। हम बैठे चुप करके, इस वक्त क्या हाल है, एक बोरी नहीं परचेज कर रहे इस वक्त, क्या हाल है इसका? हल सिंपल था यार, वैसे क्या अब कैसे परचेज करें, ऑलरेडी वो कहते हैं हमारे पास गंदम रखने की जगह नहीं है, इतनी गंदम मौजूद है। पहले तो बात आपने निगरान हुकूमत देकर गई है ना भाई, पहले एक्सेप्ट करें कि किसने गलती की, ये कौन लोग थे जिन्होंने यहां पे इतना बड़ा मुनाफा कमाया। मैंने तो पहले कहा था निगरान गवर्नमेंट आपकी फेडरल इस्लामाबाद में बैठी थी, लाहौर बैठी थी, जिन्होंने इजाजत दी सस्ती यूक्रेन से गंदम मंगा के, और मजे की बात है इशू प्राइस पंजाब की 4600 रुपए रखे, 1500 रुपए मन का जो आपने स्पेस क्रिएट की डिफरेंस, ऑटोमेटिक सारे पंजाब ने यूक्रेनी गंदम खा ली, आपकी गंदम पड़ी रही। आप अब 4 बली के बकरे बना रहे, ओ भाई किसी को और तो बनाए, किसी ने तो समरी साइन किसको बनाए ना, देख फेडरल फूड मिनिस्टर था, एग्रीकल्चर का जो केयर टेकर नीचे फूड मिनिस्टर, किसी ने तो वो समरी बनाई थी। ठीक है, अब इस वक्त हर जगह पे वो कागड़ साहब बेचारा डिफेंड अकेला करता रहता है, और तो कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं हम क्यों जवाब दें, हम किसी को जवाब नहीं दें, क्योंकि जिनको वो जवाब दे वहां जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें मगर मौजूदा हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है उसकी क्या गलती है, जब पिछली उनको वर्षे में मिल गई गंदम। अच्छा एक बात है, क्या अनाउंस करना गलती है? अच्छा इशू पता है क्या है, पहले तो 10 लाख टन इसमें आ गई, नंबर 1, नंबर 2 आपके पास पैसे, क्या पंजाब के पास पैसे 20 लाख टन खरीद, अगर अली अमीन 2,86,000 टन खरीद सकता है तो 20 लाख टन आप भी खरीदे, थोड़ी प्राइस स्टेबल हो जाती। भाई इस साल सड़कें ना बनाए, नालियां ना बनाए, सीवरेज ना बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हर एमपीए को 5-5 अरब रुपए या 2-2 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड देने, वो रुक जाएंगे, गंदम नहीं लेनी। 70% आपकी जो आबादी है वो किसानों पे है, अगर आपने उसको सपोर्ट ना किया और आपने सड़कें नालियां बनाई, क्योंकि सड़कें नालियों से वोट मिलेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस उस पर 10% कमीशन भी आएगा जो आपको घर बैठे मिल जाता है, तो इट मेक्स मोर डिफरेंस है। सही है। अच्छा बाबी साहब ये बताएं कि मौलाना से मुलाकात
पीटीआई की, क्या होने जा रहा है कि मौलाना आ रहे हैं उनके साथ हाथ देख रहा है, पीटीआई क्या देख रही है? मौलाना साहब का डिसीजन तो मौलाना साहब बेहतर बता सकते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है कि जब हम एहतजाज में जाएं, हम जब एक मुल्क की एहतजाज शुरू करें, तो जो वो जमातें जो समझती हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और समझती हैं इनका मैंडेट भी चोरी, वो कम से कम हमारे साथ हो। हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम चाहते हैं कि हैगेमनी होनी चाहिए, एक ओवरऑल कम से कम कॉन्सेप्ट हो जाए। अचकज़ई साहब हमारे साथ हो, मौलाना साहब हमारे साथ हो, जो पॉलिटिकल जमातें समझती हैं कि पीटीआई और उन जमातों का मैंडेट चोरी किया गया, वो कम से कम सिस्टम में हमारे साथ खड़ी हो। और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे साथ हो, लेकिन ये चीज बता दूं, पॉलिटिकली हमारी जो फोर्स है, हम अकेले भी तन-तना जा सकते हैं। पीटीआई इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में ट्रेड कर रही है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक इसकी वैल्यू है। मौलाना साहब का हमारे साथ होना, अचकज़ई साहब का हमारे साथ होना, मेंगल साहब का हमारे साथ होना, ये सारी वो जमातें जब हमारे साथ जुड़ के खड़ी हो तो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग जाएगा। तहरीक इंसाफ के प्लान्स क्या हैं आने वाले दिनों में? कोई ग्रिप बन नहीं पा रही अभी तक पीटीआई की। उसकी एक वजह और भी है ना, आप कहीं ना कहीं पे इश्यूज ये होता है कि मतलब हमें आगे से स्पेस भी चाहिए थी। हमें 8 फरवरी का पहला जो धक्का लगा था, वहां से निकलने में टाइम चाहिए था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर आ रहे हैं, तंजीमें खड़ी हो रही हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। विद इन 15 डेज महीने के अंदर आपको देखेंगे पीटीआई दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और एक दफा हम खड़े हो गए, अब ये किसानों का इशू आ गया, ये 2-3 इशूज अगर खड़े होकर पीटीआई आगे, आई थिंक मैं बहरान का इंतजार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर बहरान तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो स्पेस देखिए पंजाब के अंदर इस वक्त जो माहौल है ना, वो कल आपने रऊफ हसन का देख लिया। पंजाब में माहौल बड़ा सख्त है। मैं वर्कर कन्वेंशन 6 वर्कर कन्वेंशन पंजाब में कर रहा हूं। जिस तरीके से कन्वेंशन पे आता वापसी 5 पर्चे मुझ पे हो जाते, यानी एज अ पॉलिटिकल पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट के तौर पर अगर मैं अपनी पार्टी की कन्वेंशन नहीं कर सकता तो वहां पर लोग क्या निकलेंगे? हम एहतजाज के लिए जाते 10 गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी कर देते, भाई प्रोटेस्ट में ना जाए, यानी मैं पूरा मैंने एहतजाज नहीं कर सकता, मैं कन्वेंशन नहीं कर सकता। सो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस लेते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 15-20 दिन महीने 1.5 महीने हम एक दफा जब अपनी स्पेस ले लेंगे, हमारे पार्लियामेंटेरियन क्लास भी है, हमारी तंजीम भी है, हम एक बहुत बड़ी एहतजाज चलाएंगे और चलाएंगे ऐसे कि समझ किसी को लगनी नहीं है, लेकिन एट द एंड पाकिस्तानी अवाम को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और खड़ी होगी। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान इंपैक्ट किया, आपकी इकॉनमी बैठ गई, आपका किसान बैठ गया, ये लोग भी तो रिसीविंग एंड पे है। जब ये लोग हमारे साथ होंगे, हम भी इंशाल्लाह अपनी तकलीफ। आप कह रहे हैं लोग आपके साथ होंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, अभी तक जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो नहीं लग रहा। मुल्तान के इलेक्शन में क्या हुआ? 33,000 वोटों से आप हार गए। अच्छा मैं अब ये ना कहिएगा धांधली हुई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता बहुत जबरदस्त है। अगर इतना फेयर इलेक्शन था तो आरओ के दफ्तर मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मैं 2.5 घंटे आरओ के दफ्तर बंदे लेके खड़ा रहा, मुझे नहीं जाने दिया। मैंने कहा मुझे छोड़ो, उस कैंडिडेट को जाने, उसको भी जाने दिया। भाई अगर आपने फॉर्म 45 सेट कर ही लिए थे तो आप हमें तो जाने रहते, हम देख लेते अपनी मर्जी से। ऐसा पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं था वहां पे? पोलिंग एजेंट तो उसके ऑब्वियसली फॉर्म 45 के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। मैं तो आरओ के दफ्तर के 7,000 पुलिस वाला बाहर खड़ा था, मैं खुद वहां पे गया। ऑब्वियसली मेरा कैंडिडेट थोड़ा सा मतलब मम्मी डैडी वकील था, वो अंदर बेचारा नहीं, तो मैंने कहा मैं अंदर जाता हूं, तो उसने कहा कि ये तो पर्चा कर देंगे, तो हम सारे वो ऑटोमेटिकली उस बेचारे की वजह से चुप कर गए। अदरवाइज मैं सिर्फ सोचते रहे, मैं जब सारा मैंने तुमने फॉर्म 45 कर दिया तो डरने की जरूरत है? नहीं आरओ को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। और भाई क्या सिक्योरिटी को एटम बम बैठा बना रहा है। फॉर्म 45 कैसे मैनेज हो रहा जब आपका पोलिंग सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे से साइन कराओगी? तो आपका पोलिंग एजेंट इतना भोला है कि वो साइन कर देगा? जाली सिग्नेचर करा ली, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किया, सब कुछ, मैं एवरीथिंग मैंने आज। आप अपने किसी पोलिंग एजेंट को सामने तो लेकर आए जो कहे कि मेरे साइन नहीं है इसके ऊपर। 9 बजे मैं रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैंने उसमें कहा था कि हम रात को 35,000 से हारेंगे। कैसे? मैं क्यों नहीं मानते कि उसके बाद लोग आपके लिए वोट करने के लिए उस तरह नहीं निकले जैसे 8 फरवरी को निकले थे? मायूस हो सकता है वो समझते हो कि कोई फायदा नहीं होगा। रीजन कुछ भी हो सकती है, लो टर्न आउट भी रीजन हो सकता है, बहुत कुछ हो, मैं मानता हूं इस पे कोई तब, लेकिन क्या ये आप समझ लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा कोई चंद चाड़ दिया एकदम 30,000 वोट उसके बढ़ गए? वालिद साहब 60,000 वोट, पीएमएलएन थी उसका वोट हो सकता है पीपल्स पार्टी को पड़ गया। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का जो वोटर है या उनका जो कैंडिडेट है वो छुप के हमारे वोटर को वोट दे रहे, कहीं इशू करके गिलानी से बाहर जाए। सो सारे के सारे वोट हमें डलवाने की कोशिश करें, उसके 30,000 वोट बढ़ गए, हमारे वोट जो है 10,000 कम हो गए। बहुत शुक्रिया बबी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।